गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है अपनी प्रमुख फसल भारत की प्रमुख मुद्रादायनी वाणिज्यिक या व्यवसाय या नकदी फसलें। इन फसलों में क्या है, हमें अधिक से अधिक फसल उत्पादन में अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको मुद्रादायनी भी कहा गया है, वाणिज्यिक भी कहा जाता है और नकदी फसलें कहते हैं। प्रमुखतः भारत में कुल कृषि भूमि के एक चौथाई भाग पर मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहां जिसमें किसानों की आय का साधन बताई गई है, उद्योगों को कच्चा माल भी इसी से प्रदान होता है। ये इन व्यावसायिक फसलों में जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और तंबाकू प्रमुख है। तो इनको बेचने से आमदनी प्राप्त होती है। फिर है, देखिए इन फसलों में प्रमुख पहली दी गई है गन्ना। गन्ना भारतीय मूल का पौधा व बांस वनस्पति का वंशज बताया गया है। जहां देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है, तो उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत विश्व की 50% गन्ने का उत्पादन करता है, इसलिए भारत गन्ने के उष्णकटिबंधीय भागों में इसको अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। गन्ने के उत्पादन के लिए 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा नदी घाटी क्षेत्रों की नमी और चिकनी दोमट और कछारी मिट्टी उपयुक्त बताई जाती है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरी भारत, जबकि उत्पादन तथा पैदावार की दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण भारत में अग्रणी है, क्योंकि दक्षिण भारत में तापमान समान रहता है। इस कारण से अच्छा गन्ना उत्पादन होता है, क्योंकि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस मात्रा को बढ़ाती है, इसमें उत्पादन अधिक होता है। भारत में प्रमुख उत्पादन राज्यों में कहते हैं उत्पादन ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से महाराष्ट्र का गन्ना महत्वपूर्ण है। दूसरा स्थान रखता है महाराष्ट्र। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व गुजरात प्रमुख है। राजस्थान में जिसमें प्रमुख है उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ व बूंदी में पैदा किया जाता है। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़ और चीनी और अल्कोहल बनाने के काम में लिया जाता है। फिर दूसरी फसल दी है कपास। कपास से हमें रुई और रेशा प्राप्त होता है और इससे कपड़ा बनाया जाता है, तो इसको उद्योगों में कच्चे माल में प्रयुक्त करते हैं। भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में उल्लेख मनुस्मृति और ऋग्वेद से ही मिलता है। ये दर्शाता है कि भारतीय जो को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से ही रहा है। देश की कुल कृषि भूमि में 6.7% भाग कपास की फसल पैदा की जाती है। भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है, यानी बरसात के मौसम में जून जुलाई में इसको बोया जाता है। इस फसल के लिए तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर तथा गहरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गहरी काली मिट्टी में चूने और पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो अधिक उपयुक्त बताई जाती है। भारत में कपास की 3 किस्में बताई गई है। जैसे चावल की 3 किस्में थी, अमन, ओस और बोरो। वैसे ही इसकी भी तीन किस्मों का नाम दिया गया है। पहले है लंबे और महीन रेशे वाली कपास, जो कि कुल उत्पादन का 50% है, जिसका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उत्पादन होता है। दूसरी किस्म की है मध्य रेशे वाली कपास, जो कुल उत्पादन का 40% हिस्सा बताते हैं। यह गुजरात और महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र पर ये काली और चिकनी मिट्टी पर अधिक उपयुक्त कपास उत्पादन होता है। तीसरा प्रकार है छोटे रेशे वाली कपास। यह उत्पादन का 10% हिस्सा बताया जाता है। यह अधिकतर सभी राज्यों में अल्प मात्रा में बोई जाती है। देश में कपास उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान रखता है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। कपास का उत्पादन मांग में कम होने के कारण, मांग की अधिकता के कारण अमेरिका और सूडान, केन्या तथा मिस्र से आयात करता है। राजस्थान में भी कपास का उत्पादन होता है, जिनमें प्रमुख जिले बताए गए हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में प्रमुखतः इसका उत्पादन किया जाता है। ये हमारे भारत में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बताए गए हैं। वो क्षेत्र जहां पर काली और चिकनी मिट्टी पाई गई है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, अपने राजस्थान के कोटा, गंगानगर, इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक कपास उत्पादन बताया गया है। नेक्स्ट दिया है तिलहन। तिलहन में देखिए अलग अलग फसलें आती है, जिसमें मूंगफली भी आती है, सरसों भी आती है।
तो देखिए, तिलहन उत्पादन में भारत विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तिलहन फसलें खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में बोई जाती है। जैसे सरसों है, रबी की फसल है, और अन्य जो हम देखते हैं मूंगफली है, वो खरीफ की फसल है। तो इसमें दिया है तिलहन फसलें खरीफ और रबी दोनों में उत्पादित होती है। तिलहन की मुख्य फसलों में देखिए मूंगफली है, सरसों है, तिल है, सूरजमुखी है और अरंडी, सोयाबीन, ये सारी तिलहन फसलें। मूंगफली मूंगफली तथा सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग रखती है। कि हमें 80% तेल मूंगफली और सरसों से ही प्राप्त होता है। पहली फसल तिलहन के लिए मूंगफली के बारे में वर्णन किया है। ब्राजील मूल की फसल बताई गई है। विश्व का 30% भाग भारत में उत्पादित होता है। भारत में खरीफ के मौसम में इसे बोया जाता है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से ही प्राप्त किया जाता है। देश में मूंगफली की 85% पैदावार अकेला गुजरात जो प्रथम स्थान रखता है, जिसमें दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश, तीसरा आता है तमिलनाडु का, और चौथा है महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में होती है। इन राज्यों में 85% मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन होती है। इसके बाद में आता है राजस्थान। राजस्थान में चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा राजस्थान नहर की सिंचाई क्षेत्रों में भी मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। फिर प्रमुख आती है तिलहन फसल सरसों। सरसों रबी की फसल में बोई जाती है। विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है तथा देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से प्राप्त किया जाता है। देश की 85% सरसों उत्तर भारत में ही उत्पादित की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का 41% भाग रखने के कारण प्रथम स्थान पर है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन होती है, इसलिए ये राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। यह उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, गुजरात चौथे स्थान पर तथा पंजाब हरियाणा में भी इसे पैदा की जाती है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर तथा राजस्थान नहर की सिंचाई क्षेत्रों में भी उत्पादन की जाती है इसे। फिर अपने दिया है अन्य तिलहन फसलें भी होती है, जिसमें अरंडी और अन्य प्रमुखता ली गई है। इनमें अरंडी जो मशीनों में मशीनों में चिकनाहट उत्पन्न करने के लिए अरंडी के तेल को काम में लेते हैं और साबुन बनाने में भी काम में लेते हैं। स्नेक लुब्रिकेट साबुन बनाने तथा चमड़ा शोधन के काम में भी ली जाती है। अरंडी उत्पादन का 65% गुजरात और 25% राजस्थान में किया जाता है। देश में सोयाबीन दाल भी है और इसे तेल भी निकाला जाता है। देश में सोयाबीन उत्पादन का 70% मध्य प्रदेश, 20% महाराष्ट्र तथा 10% भाग राजस्थान में पैदा किया जाता है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये तो थी तिलहन फसलें। तिलहन फसलों के बाद में हमारे दिया है कि भारत में कृषि के उत्पादन में जो प्रमुखता हमारी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी में क्या क्या सहयोग प्रदान करती है। तो पहला सहयोग है रोजगार का साधन। हमें पता है, अर्थशास्त्र में पढ़ा है, अधिक से अधिक रोजगार देने का साधन हमारा कृषि है। तो कृषि भारत में 55.6% जनसंख्या का प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन है, क्योंकि हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था लगभग 49.8 यानी लगभग 50% लोगों को रोजगार प्रदान करता है अकेला कृषि क्षेत्र, जिसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक और तृतीयक में 50% लोगों को मिलता है, लेकिन केवल अकेला कृषि क्षेत्र में 55.6% बताया, यानी लगभग 50%। कृषि सहायक कारकों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी रोजगार के साथ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जो कि अप्रत्यक्ष आजीविका स्रोत है। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें भी हमें सहायता पहुंचाता है। हमने उसमें पढ़ा था कि हमारी जीडीपी में लगभग 15% आमदनी कृषि से प्राप्त होती है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व सहायक कारकों का योगदान अधिक रहा है। 1951 में योगदान 1993-94 की कीमतों पर 55.11% था। वहीं 1990 में 44.26% रहा और वर्ष 2007-8 में इसका धीरे धीरे घटता चला गया।
1999 2000 की कीमतों पर 17.8% और 2015-16 में 2011-12 की कीमतों पर 15.35% रह गया है कि आज हमें जीडीपी केवल 15.35% रह गया है। हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि लगभग 15% आमदनी कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसी कमी का कारण और औद्योगिक विकास में द्वितीय व तृतीय और उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार में योगदान, जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं, इसमें देखिए भारतीय कृषि उत्पादनों में निर्यात में 2.07% उत्पादन रखता है। भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है कि हमारे यहाँ से वस्तुएं बेची जाती है। कृषि के उत्पादन की वस्तुएं बेचने में प्रमुख जैसे जूट हमारे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और अधिक से अधिक कपड़े और मुर्गी पालन भी हमारे निर्यात किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए भारत वैश्विक कृषि उत्पादन के निर्यात में 2.07% योगदान रखता है। भारत कृषि उत्पादन के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। भारत में कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। निर्यात के रूप में हमें यहाँ से चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजे फल, बासमती चावल आदि प्रमुख उत्पाद हैं जिनको हम बेचते हैं और अन्य कृषि सामग्री भी हैं जिनको हम निर्यात करते हैं, जैसे जूट, जिसको पटसन सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जूट का नाम है पटसन और सुनहरा रेशा। कपड़े हैं, मुर्गी पालन है आदि उत्पादन भी इसमें सम्मिलित है। जबकि आयात में खाद्यान्न सम्मिलित किया जाता है। केवल हम खाने के लिए कुछ वस्तुएं बाहर से आयात करते हैं और बाकी अन्य वस्तुओं को हम निर्यात करते हैं। फिर दिया है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, कि जो हमारे उद्योग हैं उन उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें कृषि से ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि कृषि की सारी फसलें इसमें उत्पादन होती है। सहायक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। भारतीय कृषि आधारित उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग तथा मसाला उद्योगों को कच्चा माल कृषि फसलों से ही मिलता है। ये हमें पता है, हमने पढ़ा है कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और इसे कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। इस कारण से उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही योगदान है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, देखिए उद्योग जितने भी हैं वो सब कच्चे माल से वस्तुएं बनाते हैं और उन वस्तुओं को किसी न किसी प्रकार से बाजार में बेचना होता है। इसलिए उद्योगों के द्वारा वस्तुएं बाजार में जाती है और बाजार में बेचने के कारण ही बाजार उपलब्ध होता है। तो देखिए भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो कि कृषि पर निर्भर है। कृषि से संबंधित यंत्रों जैसे प्रमुखतः ट्रैक्टर की जुताई उपकरण तथा खाद व कीटनाशकों के लिए यह क्षेत्र बाजार उपलब्ध कराता है, क्योंकि कृषि के लिए औजार चाहिए और ये औजार बनाने के लिए उद्योग चाहिए, तो उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है जिन उद्योगों में कृषि के यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे किसी प्रकार से ट्रैक्टर का निर्माण करना, हल या अन्य किसी प्रकार की जुताई करने के औजार, ये सारे इन ऐसे उद्योगों में बनते हैं, इसलिए उद्योगों का भी विकास होता है। भारतीय कृषि का आंकलन करें तो हम ये पाएंगे कि कृषि जहां भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, वही रोजगार तथा आय सृजन का बड़ा साधन है। परंतु कृषि पर मानसून की निर्भरता है। कहते हैं कि कृषि का अच्छा उत्पादन तभी होता है जब अच्छी बारिश होती है, तो मानसून पर निर्भर रहती है कृषि। उसकी अनिश्चितता व अनियमितता तथा बाढ़ व सूखे की विभीषिका के कारण उत्पादन कम होता है। जब बाढ़ आ जाती है या अकाल पड़ जाता है, सूखा, जब बारिश ही नहीं होती है और आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है, तो कृषि में बहुत ही कम उत्पादन होता है। यदि भारत में कृषि का विकास करना है तो हमें कृषि के प्राचीन स्वरूप व उत्पादन का जीवन निर्वाह प्रयोजन में परिवर्तन करना होगा।
कहते हैं कि अगर हमें कृषि में विकास करना है तो नई तकनीक से, यानी आने वाले समय में जो है हमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है तो शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अनपढ़ किसान किसी न किसी प्रकार के कृषि के सारे विकल्पों को नहीं पहचान पाता है, सारे विकल्पों को काम में नहीं ले पाता है। किस समय किस प्रकार की फसल को किस रोग ने अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसे क्या दवाइयां देनी चाहिए, इसलिए अनपढ़ किसान किसी प्रकार से कृषि के उत्पादन में सहयोग नहीं दे पा रहा है। तो हमें चाहिए कि कृषि में जो प्राचीन स्वरूप और उत्पादन और जीवन निर्वाह के प्रयोग में परिवर्तन करने के लिए हमें कृषकों में अशिक्षा, गरीबी तथा ऋणग्रस्तता को दूर करना है, कि जो लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं और ऋण से ग्रस्त हैं, उनकी स्थिति को हमें सुधारना होगा, तभी भारतीय कृषि व कृषकों का विकास होगा। क्योंकि ये प्रमुख 3 कारण ऐसे हैं, अशिक्षा, गरीबी और ऋणग्रस्तता, जिनके कारण से किसान और पिछड़ता चला गया है। तो हमें आने वाले समय में कृषि की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पहले किसानों को अधिक से अधिक सक्षम बनाना होगा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा और फिर बाद में उसकी गरीबी अपने आप सबसे दूर हो जाएगी और गरीबी दूर होते ही वह किसी न किसी प्रकार से ऋण जाल में नहीं फंसेगा, अच्छा उत्पादन करेगा और अच्छी कीमत प्राप्त होगी, अच्छी फसल होगी तो देश के विकास में सहयोग करेगा। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही योगदान है, जिसके प्रमुख है ये योगदान 5 पॉइंट हो गए। प्रमुख पहला पॉइंट हमने समझाया था, रोजगार का साधन भी है, जीडीपी में भी सहायता पहुंचाता है। तीसरा बताया हमने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी योगदान देता है, अर्थात विदेशी व्यापार में भी योगदान देता है। फिर हमने पढ़ाया उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आपूर्ति करता है और औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार भी तैयार करता है, जिसके द्वारा उद्योग अधिक से अधिक पनपते हैं। और कृषि के क्षेत्र के विकास के स्वरूप में महत्व में हमने जाना कि कृषि का महत्व तभी बढ़ सकता है जब कृषि में काम कर रहे लोगों की अशिक्षा को दूर करना होगा, उन्हें शिक्षित बनाना होगा। शिक्षा अर्जित करने के कारण उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और गरीबी दूर होने पर वह किसी भी प्रकार से ऋणग्रस्त नहीं होगा। तो आने वाले समय में किसान को ऋणग्रस्तता से दूर करने के लिए उचित उपाय यही है कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना है, तभी हम देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो 2-2 अंक के प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं और सही तरीके से इसको याद करना है। बाकी आज इसके नोट्स बनाने हैं, कल इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, इसलिए कल क्वेश्चन आंसर करने हैं, इसलिए आज नोट्स अच्छी तरीके से याद करना है। थैंक यू।